ठीक है, देखो तुम्हारे जो फर्स्ट यूनिट है हिस्ट्री की, क्योंकि हिस्ट्री की जो फर्स्ट यूनिट है बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक प्रश्न हिस्ट्री में आपके चाहे इंटरनल को हो चाहे जो फाइनल एग्जाम होगा, उन फाइनल में भी एक प्रश्न आएगा। और अधिकांशतः हमने ये देखा है कि ये जो बड़ा प्रश्न होता है जो आपके फाइनल में भी आता है ना। फाइनल का पैटर्न पता है कि कैसे क्या होता है फाइनल के अंदर, क्या पैटर्न है? 20 नंबर का होता है। हाँ, 4 क्वेश्चन होते हैं, वो 15 नंबर का। 15 नंबर का जो क्वेश्चन होता है ना, या जो 20 नंबर का जो बड़ा वाला क्वेश्चन होता है, वो बड़ा वाला क्वेश्चन अधिकांशतः, मतलब ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि उसी में से आएगा, लेकिन हाँ संभावना ये बनती है कि बड़ा क्वेश्चन जो 20 नंबर का होगा आपके फर्स्ट यूनिट से आता है। क्योंकि मैंने भी 1-2 पेपर देखे हैं, तो उन पेपरों में उसका निष्कर्ष ये निकला है कि भाई हाँ, ये जो फर्स्ट यूनिट होती है उसमें से आपके बड़ा प्रश्न आ जाता है, और इसमें भी आपके इसको देना ही पड़ेगा एक बड़ा प्रश्न। और अभी आपके जो इंटरनल एग्जाम होंगे, इस इंटरनल एग्जाम में भी एक प्रश्न तो हो सकता है दोनों यहाँ से दे दे, लेकिन अपन दोनों नहीं देवे, मान लेते हैं कि दोनों नहीं देंगे, लेकिन एक प्रश्न तो यहाँ से आना ही आना है, ये पक्की बात है, ये 100% सत्य है। एक प्रश्न आपको यहाँ आना भी है, ठीक है। और उसमें भी क्या है कि टॉपिक फिक्स है कि वहाँ से आएगा, लेकिन दिक्कत क्या है, ये जो पहली यूनिट है ना, ये पूरी इंपॉर्टेंट है। अब किसको तो छोड़ें, किसको रखें, ये वाली बात हो रही है। ये पूरी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो आपकी इस पहली यूनिट में देख क्या रखा है। सबसे पहली जो आपकी सिलेबस की हेडिंग है कि भाई फाउंडेशन एंड एक्सपांशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये लाइन है। क्या है लाइन? क्या भैया? कि फाउंडेशन एंड एक्सपांशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी कि भारत में जो अंग्रेजी राज की जो स्थापना होती है उसका आधार क्या है, उसका फाउंडेशन क्या है, और उसने अपने यहाँ जो अंग्रेजी राज को फैलाया ना, एक्सपांशन किया ना, वो कैसे किया, ये पहली लाइन है। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये पहली लाइन अलग है, ये अलग है, सारे अलग है। एक बार के तो देखने में यही लग रहा है कि भाई ये फाउंडेशन ऑफ एंड एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये एक अलग है। फिर इसके बाद में ये टॉपिक आ जाएगा, फिर इसके बाद प्लासी एंड बक्सर का वो आ जाएगा, फिर सब्सिडरी अलायंस। नहीं, आपकी इसी पहली लाइन के ऊपर ये सारी रामायण और महाभारत कही गई है। यानी कि आपको इसका जवाब देने के लिए, यहां से यहां तक का जवाब देने के लिए ये पूरा ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा, ये पूरा वैदिक पीरियड पढ़ना पड़ेगा, यूं समझ लो। आ रहा है समझ में? जब हम ये सब पढ़ते हैं ना, ये सभी इसका आधार है। बैटल ऑफ प्लासी इसका आधार, बक्सर इसका आधार, सब्सिडरी अलायंस इसका आधार, डॉक्ट्रिन इसका आधार, कैसे ये 1857 का रिवोल्ट इसका आधार। जब तक हम इनको नहीं समझेंगे, जब तक इनको नहीं पढ़ेंगे, तो ये नहीं समझ में आएगा। और इसको समझने के लिए ये समझना जरूरी है, इसकी जो स्थापना है ना, ये इन्हीं पॉइंटों के ऊपर हुई है। अब समझना बात को। पहला क्या गया कि फाउंडेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल इंडिया, यानी कि आपको पता है अंग्रेज हिंदुस्तान में कब आए थे? 1600। उससे पहले कौन आए थे? स्टोरी सुननी है पूरी। देखो आपको पता है वास्को डी गामा का नाम सुना आप लोगों ने? वास्को डी गामा का, वो कहाँ का था? पुर्तगाल का था। कहाँ का था? पुर्तगाल का, जिसको अपन कहते हैं उसने भारत की खोज की थी, ऐसे ही बोलते हैं ना, भारत की खोज की थी। अब वास्को डी गामा जो भाई साहब थे, वो 1498 के आसपास हिंदुस्तान में आते हैं, 1498 में। इसीलिए तो कहते हैं ना वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, अमेरिका का खोज कोलंबस ने की, ऐसे ऐसे अलग अलग नाम आते हैं। तो ये वास्को डी गामा पुर्तगाल का एक नाविक था। क्या था? नाविक था ये वास्को डी गामा। ये पुर्तगाल एक देश है यूरोप के आसपास का, यूरोप का एक देश है पुर्तगाल, और यहाँ के लोगों को पुर्तगीज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पुर्तगीज। तो ये भाई साहब भूलिए भटके आगे एक नाव ली, और नाव में सवार हुए, और ये चल पड़े किसी एक राह पे। ठीक है, अब ये राह पे चलते थोड़े दिन चले, और उनको तो पानी नजर आवे, कोई नाव तो पानी में ही चलेगी, तो पानी नजर आवे। तो अंत तो कुछ समय तक चलते गए, और एक ऐसी जगह पर आ गए जहाँ पानी खत्म हुआ, यानी कि कोस्टल एरिया पे आ गए। और वो कोस्टल एरिया था हिंदुस्तान का, जो केरल, अभी जो वर्तमान में जब भारत के नक्शे में केरल देखते हैं ना, केरल, उस केरल के तट पर ये भाई साहब पहुंच गए। कौन? वास्को डी गामा। और फिर इस वास्को डी गामा ने केरल के तट पर गया और अपनी जहाज रोकी, और फिर धीरे नीचे उतरा। उसने देखा होगा कि यार यहाँ क्या है, कोई देश है दिखे यहाँ पे। तो वहाँ जब उसको पता चला कि यहाँ पर तो एक राजा का राज करता है, दैट वाज जमोरिन। क्या नाम था उस राजा का? जमोरिन। ये जमोरिन उस समय उस केरल का राजा था। ठीक है, केरल का राजा था। और ये भाई साहब वहाँ उतर गए, और अब ये भाई साहब जमोरिन के पास गए। तो जमोरिन को कहा कि भाई हम तो इधर आए हैं जमोरिन के पास, तो हम आपकी शरण दो। तो जमोरिन के ये वहाँ जो राज्य था, उस जमोरिन के राज्य में ये वास्को डी गामा रहने लगा। तो धीरे धीरे इसको पता चला कि यहाँ तो बहुत मसाले बहुत होते हैं,
इलायची, काली मिर्चा, इस तरह की बहुत मसाले होते हैं। आपको पता हो कभी आप लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी है? ज्योग्राफी अगर हिंदुस्तान की ज्योग्राफी पढ़ते हैं, भारत की अगर ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो भारत की ज्योग्राफी के अंदर साउथ के अंदर एक माउंटेन रेंज है। उस माउंटेन रेंज को, वैसे तो बहुत सारी रेंज है लेकिन मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ कि उस रेंज को कहा जाता है कार्डेमम की पहाड़ियाँ, रेंज ऑफ कार्डेमम। क्या बोलते हैं? कार्डेमम। और कार्डेमम का मतलब क्या होता है? इलायची, अपने चाय बनाते हैं ना, इलायची की पहाड़ियाँ, मतलब हिंदी में बोलो तो इलायची की पहाड़ियाँ, और अदरवाइज आप कहो तो कार्डेमम की पहाड़ियाँ, यानी कि इलायची की पहाड़ियाँ। इसका मतलब है वो जो क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर मसाले पैदा होते हैं, पूरी इलायची की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे। जैसे कि चाय पत्ती की पहाड़ियाँ, अभी साउथ में चले जाओ तो चाय के बागान मिलेंगे आपको, ठीक है। और अदर नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ तो वहाँ पर भी चाय के मिलेंगे, आसाम के अंदर आपको मिलेंगे। इस तरह से ये व्यक्ति वहाँ रहता है, कुछ समय तक रहता है। जब ये कुछ 5-6 महीने बाद वहाँ से वापस निकलता है, अपने देश की तरफ रवाना होता है, तो ये जो जहाज लेके आया था ना, कौन? वास्को डी गामा। ये जिस जहाज के अंदर आया था उस जहाज को वापस यहाँ से भर के लेके गया। और भर के किससे लेके गया? मसालों से भर के लेके गया। अब ये भाई साहब वहाँ गए मसालों से, तो वहाँ पता चला कि ये आदमी यार ये आइटम कहाँ से लेके आया। तो उसने कहा कि इधर कोई एक देश है जिसको हमने भारत कहा है, और उधर जो है एक देश है, वहाँ पर मसाले होते हैं। तो जब ये बात यूरोप के दूसरे जो लोग थे, दूसरे लोग का मतलब जो चाहे वो ब्रिटिशर्स हो, चाहे हॉलैंड के डच हो, और इस तरह से फ्रांसीसी हो, ये कुछ लोग जो थे धीरे धीरे, एकदम पता नहीं चला, ऐसा नहीं कि आज गए कल पता चल गया सबको, नहीं, इट विल टेक लॉन्ग टाइम, इसमें बहुत लंबा समय लगा। तो जब लोगों को पता चला गया उधर कोई जैसे, तो फिर धीरे धीरे कभी फ्रांसीसी आए, कभी डच आए जो हॉलैंड के निवासी थे, कभी वो आए। फिर जब ये सब आए, यहाँ आए, तो यहाँ आके ये सब मसालिन कमा के ले जाते थे। और चूंकि पुर्तगाल पुर्तगीज सबसे पहले आए थे, उसके बाद हॉलैंड, फ्रांसीसी और ये डच वाले और ये लोग आए थे, तो ये यहाँ से बहुत अच्छा कमा के लेके जा रहे थे, जहाज़ें भर के लेके जा रहे थे। तो ये बात जब ब्रिटिशर्स लोगों को पता चली, यानी कि इंग्लैंड के लोगों को पता चली धीरे धीरे कि यार वहाँ पर उधर कोई ना कोई ऐसा देश है जहाँ पर इस तरह के मसाले बहुत ज़्यादा होते हैं, और वहाँ से अपन क्या करें, एक व्यापार करें उस देश से। जो इस तरह के जो उधर के देशों के पता चलता नहीं, यानी कि उन लोगों का ऐसा सोचना था कि भारत के दोस्तों को भारत के जो देश है ना, भारत देश है, वहाँ के लोगों को इतना पता नहीं चलता है। तो हम क्या करते हैं कि वहाँ अपनी गाड़ियाँ गुदड़े लेके जाते हैं और वहाँ से मसाले लेके आएंगे। तो भाई साहब ये सब लोग धीरे धीरे समय के साथ आए। तो जब यहाँ ऑलरेडी पुर्तगीज थे, डच थे, इसी दरमियान ये आ जाते हैं भाई साहब आपके ब्रिटिशर्स जो थे वो। अब ब्रिटिशर्स जो थे वो इंग्लैंड के थे, जो ब्रिटिश लोग थे वो इंग्लैंड के थे। तो इंग्लैंड का जो महारानी थी उस समय की, इंग्लैंड की एलिजाबेथ, उस एलिजाबेथ का लेटर एक साथ में लेके आए थे। अपन कहीं जाते हैं ना, जैसे अपने रेफरेंस देते हैं, किसी दुकान पे जाते हैं कि भाई मैं फलानी दुकान से आया हूँ, मुझे आपकी दुकान पे भेजा गया है, तो हम उसका एक विजिटिंग कार्ड या ऐसा कुछ रखते हैं कि ये देखो ये उसका विजिटिंग कार्ड है, मुझे भेजा। तो इस तरह से ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, मतलब अंग्रेज लोगों का एक ग्रुप आया था एलिजाबेथ की का लेटर लेके, और हिंदुस्तान आया था। हिंदुस्तान आया और ये लेटर बताया इन्होंने उस समय का जो मुगल बादशाह था उसको, जहांगीर को, और उन लोगों को बताया कि भाई साहब देखो हम आपके, वो भी हमारे भी राजा हैं और आप भी राजा हो, तो राजा दोस्त हुए, तो हम उस देश से आए हैं, तो हमें आपके यहाँ रुकने की अनुमति दो। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, रुको। जैसे जेम्स क्या नाम है उसका, 2-3 लोग थे, हॉकिंस थे, इस तरह के और भी 2-3 लोग थे, तो वो लोग समय पर आए थे। तो जब ये लोग आए थे मुगल दरबार के अंदर, मुगल दरबार मतलब मुगल एम्पायर के अंदर, उस समय जहांगीर और वो लोग रूल कर रहे थे, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली जो मुगल एम्पायर था वहाँ पर। तो जब ये लोग आए, कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लोग, ब्रिटिशर्स लोग, तो यहाँ पर ऑलरेडी दूसरे लोग थे। कौन कौन थे? पुर्तगीज थे, फ्रांसीसी थे, हॉलैंड वाले थे, ये सब लोग थे। तो जब इन्होंने भी अपना सिक्का चलाना शुरू किया, किसने? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने। उन्होंने कहा कि चलो हम भी यहाँ व्यापार करते हैं, हम भी अनुमति मांगते हैं कि भाई हमारे ईस्ट इंडिया हमारे जो एलिजाबेथ है उन्होंने एक लेटर दिया है और हम ये आपको लेटर देते थे, हम फलाने देश से आए हैं और इस तरह से हमें आपके यहाँ व्यापार करने दो। तो जब ये बात पुर्तगीज और इन दूसरे लोगों को पता चली तो इनके दिमाग ठनक गया। उन्होंने कहा साले यार ये तो ऐसी किसी, हम जो व्यापार कर रहे हैं ना, तो इसमें और ये हमारा कंपटीशन बढ़ा देंगे। भाई ये दूसरे इंग्लिश वाले लोग आ गए हैं तो ये हमारा कंपटीशन बढ़ा देंगे। तो फिर इन्होंने धीरे धीरे रुकने नहीं दिया। किनको? जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जो अंग्रेज लोग थे, इनको मतलब न तो डच वालों ने रुकने दिया, न पुर्तगाल जो फ्रांसीसी थे वो रुकने नहीं देते थे। मुगल दरबार में इनकी कोई वैल्यू ही नहीं थी। तो ये कुछ समय तो रहते थे और फिर यहाँ से वापस चले जाते। फिर इन्होंने तय तो कर लिया कि भाई अगर हिंदुस्तान के अंदर अपने को अपना बिजनेस बढ़ाना है तो पहले ये फ्रांसीसी, डच एंड हॉलैंड वाले, ये जितने भी है ना, इन सबको यहाँ से भगाना पड़ेगा।
तो अब यहाँ से भगाने के लिए क्या किया, इन्होंने धीरे धीरे यहाँ सेंधमारी शुरू कर दी हिंदुस्तान के अंदर। सेंधमारी का मतलब व्यापार तो ये करने ही लग गए थे उस समय, ये भी उन्होंने परमिशन दे दी थी, लेकिन इनके इंटरनली जो कंपनियां थी, डच वालों की है या फ्रांसीसी है या पुर्तगीज है, इन लोगों के बीच में कंपटीशन बढ़ गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर। तो इस तरह से कई वॉर इन कंपनियों के बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी जो फ्रांसीसी थे, पुर्तगीज थे, डच वाले थे, इन सभी के बीच में कई वॉर हुआ। लेकिन अंततः जो बाद में 100, 150, 200 सालों के बाद में जो जीत विजेता जो घोषित हुए, वो आपके ईस्ट इंडिया कंपनी हुई। सन 1600 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का एक लेटर, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एलिजाबेथ का एक लेटर लेके आती है साथ में, और यहाँ भारत में 31 दिसंबर सन 1600 को ये हिंदुस्तान में आते हैं। और यहाँ के जो जहांगीर और ये लोग थे, उनको कहते हैं कि साहब हमें व्यापार करने का अनुमति दो। तो जहांगीर और ये व्यापार करने का अनुमति दे देते हैं, क्योंकि उन्होंने सबको शरण दिया, तो इनको भी देने में कोई हर्ज नहीं। इनकी दुश्मनी और मुगल एम्पायर से नहीं थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की या अंग्रेजों की जो दुश्मनी थी ना, वो उनसे नहीं थी, मुगल बादशाहों से इनकी दुश्मनी नहीं थी। इनकी दुश्मनी तो उन दूसरे लोगों से थी, मार्केट वाले लोगों से, जिसमें पुर्तगीज आ गए, फ्रांसीसी आ गए, वो इनको व्यापार नहीं करने देना चाह रहे थे, सब एक दूसरे का काट कर रहे थे। कुल मिला के बात यहाँ ये होती है कि सबसे पहले जो ये ब्रिटिशर्स लोग आए, एक 24 लोगों का ग्रुप ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से हिंदुस्तान में आया सन 1600 में। और ये शुरुआत में कोई हिंदुस्तान में रूल करने के लिए नहीं आए थे, इनका मोटिव क्या था, बिजनेस करना, व्यापार करना। यहाँ एज ए वो ट्रेडर्स के रूप में आए थे, ठीक है, ट्रेडर्स में के रूप में आए। जब ये ट्रेडर्स के रूप में आए और कुछ सालों तक इन्होंने, मतलब करीबन 1500 के आसपास ये लोग आ गए थे, उसके बाद में इन लोगों ने यहाँ पर बिजनेस किया, काफ़ी लंबे टाइम तक बहुत अच्छे से बिजनेस किया। मतलब इनका काम था खाली रुपया पैसा कमाना और रुपया पैसा कमा के अपने देश चले जाना, इस तरह से। लेकिन जैसे जैसे ये लोग यहाँ रहते गए, भाई 100 साल तक कोई रहता है तो वहाँ की आबो हवा से परिचित हो जाता है, वहाँ के लोगों से परिचित हो जाता है, वहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से वो लोग इंट्रोड्यूस हो जाते हैं कि भाई यहाँ हिंदुस्तान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है। साथ ही धीरे धीरे जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बहुत पावरफुल भी होती जा रही थी, पैसा आ रहा था, कमा रहे थे। अब जब पावरफुल होती जा रही है, यानी कि इसका बिजनेस बढ़ रहा है, तो जब बिजनेस बढ़ रहा है तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको आर्मी भी रखनी पड़ेगी। इन्होंने समय समय पर जगह जगह किले भी बनाए, फोर्ट बनवाए, अपने गोदाम बनाए, इस तरह की चीज़ें इन्होंने अपने अपने स्तर पर बनाई थी। और उनकी सुरक्षा के लिए इन्होंने अपनी सेना भी रखी, पूरा प्रशासन भी लगाया इनका। इस तरह से ये सिस्टम चलता रहा। बीच बीच में कई लड़ाइयाँ होती रही, बहुत सारी लड़ाइयाँ होती रही, लेकिन एक समय आता है जब, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो 1773, हम बात कर रहे हैं सन 1600 के आसपास की। मान लो सन 31 दिसंबर सन 1916 को ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एक एलिजाबेथ का लेटर लेके हिंदुस्तान आती है और कहती है भाई हमें भी व्यापार करने दो। अब बात 1600 की है, यूँ समझ लो कि 1600 में ये व्यापार करने लगे हिंदुस्तान में अच्छे से। इसके बाद में ईयर आता है 1773 का। इनके बीच में कितने सालों का अंतर है, 1600 और 1773 के बीच में? हाँ, 173, यानी कि लगभग पूर्ण 200 सालों का समय है ना। पूर्ण 200 मान लो या 200 सालों का समय मान लो, क्योंकि उससे पहले भी था। तो 200 सालों तक इन्होंने हिंदुस्तान में व्यापारी कर रहे थे ये, और कुछ भी काम नहीं किया था, व्यापार करना इनका मेन मोटिव था कि व्यापार करना। अब आप देखो कि कोई व्यक्ति 200 साल तक किसी राज्य के अंदर, देश के अंदर व्यापार कर लेता है तो वो तो वहीं का हो जाता है, उसका पूरा सिस्टम उसको समझ में आता है। कोई 5-10 साल व्यापार नहीं किया इन्होंने, 200-250 सालों तक व्यापार किया। व्यापार करते करते ये कंपनी बहुत बड़ी बन गई। कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत बड़ी कंपनी बन गई। अब इसका स्ट्रक्चर पूरा हिंदुस्तान के अंदर डेवलप हो गया, इसने पूरा हिंदुस्तान के अंदर व्यापार करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर क्या हुआ कि एक एक्ट पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया। पार्लियामेंट कौन सी? ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट, बेटा समझ में आ रहा है ना? ब्रिटिश पार्लियामेंट एक कानून पारित करती है, कानून पारित करती है। उस कानून का नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट नाम सुना है? नाम सुना है? रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेट का मतलब क्या होता है? चलाना, शासन। रेगुलेट, चलाना। और क्या हो सकता है? ये पंखा चल रहा है ना, पंखा कहाँ से कंट्रोल हो रहा है? रेगुलेटर। कहाँ है रेगुलेटर? कहाँ है वो? रेगुलेटर है। उस रेगुलेटर से हम इस पंखे को कम भी कर सकते हैं, तेज भी कर सकते हैं, जैसा अपनी इच्छा होती है वैसा अपन कर सकते हैं। यानी कि हमने इस पंखे को कंट्रोल करने के लिए एक ऐसा बटन उधर लगा दिया है जिसको हमने रेगुलेटर बोला है। यहाँ पर भी यही बात हो रही थी। इस कंपनी जो है 200 साल तक लगभग व्यापार कर चुकी थी, तो इसने अपनी गतिविधियाँ इतने हाथ पांव मार लिए थे, तो ईस्ट इंडिया जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसको लगा कि यार ये कंपनी अब अपने आपे से बाहर जा रही है,
मतलब अपने दायरे से बाहर जा रही है। अब हमें इसको रेगुलेट करना चाहिए, कंपनी को। किसको रेगुलेट करना चाहिए? कंपनी को। क्योंकि यहाँ इसने हर क्षेत्र में अब धीरे धीरे ये पॉलिटिकल भी इंटरफेरेंस करने लग गई, सोशली भी इंटरफेरेंस करने लग गई, इस तरह के यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी इंटरफेयर करने लगी। साथ ही यहाँ के जो लोकल जो किंग होते थे आपस में झगड़ते, उनमें भी ये इंटरफेयर करने लग गई। जबकि इसका मेन मोटिव क्या था? व्यापार करना। आई क्यों थी? व्यापार करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे ये यहाँ के पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेंसी को देखते हुए इस कंपनी ने यहाँ के पॉलिटिकल षड्यंत्रों को देखा और फिर इसने इसमें भी इंटरफेयर करना शुरू कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। जब ये बात ब्रिटिश पार्लियामेंट को पता चली, क्योंकि ये लोग यहाँ जो व्यापार कर रहे थे ना, किसकी परमिशन से कर रहे थे? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक वो लेटर दिया था ना इनको, महारानी ने, कि भाई तुम जाओ और वहाँ व्यापार करो। तो जब ये यहाँ व्यापार कर रहे थे तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये लग गया कि नहीं भैया अब इसको कंट्रोल करना चाहिए। जैसे जैसे ये बड़ा हो रहा है, इसको अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये आपे से बाहर चला जाएगा, इसका फिर अपने ऊपर से कंट्रोल खत्म हो जाएगा, हम इसके ऊपर फिर बाद में कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए 1773 के अंदर एक एक्ट लाया जाता है, दैट वाज द रेगुलेटिंग एक्ट। कंपनी को रेगुलेट किया गया, कंपनी को कंट्रोल किया गया कि भाई नहीं, आप अब कोई भी काम करोगे तो एक दायरे में रह के करोगे। इस तरह के इसके बहुत सारे प्रावधान हैं, हम अभी उन प्रावधानों के ऊपर नहीं जाएंगे। अब अपन चलते हैं आगे, 1773, ठीक है। अब 1773 के ईयर में इसको रेगुलेट करना शुरू कर दिया। रेगुलेट का मतलब अब कहीं न कहीं, पहले तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फुली अपने आप में स्वतंत्र थी, लेकिन अब इसके ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया था। और वो सीसीटीवी कैमरा कहाँ का था? ब्रिटिश पार्लियामेंट का। ब्रिटिश पार्लियामेंट अब इसको देखती थी कि भाई आप यहाँ क्या क्या कर रहे हो, सुपरवाइज करती थी। और इसमें इन्होंने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपने लोगों को भी कर दिया शामिल कि भाई अब तुम्हारी कंपनी चलाएंगे, लेकिन अब इसको अपने लोग भी रहेंगे। तो फिर उसमें इसके पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव को दो भागों में बांटा गया। एक तो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या नाम था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इस तरह से इस ईस्ट इंडिया कंपनी के कामों को दो भागों में बांट दिया। एक तो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम यह था कि हिंदुस्तान के जो भी पॉलिटिकल मैटर्स होते थे उनको देखना, कंट्रोल करना। कंट्रोल, अब यहाँ याद रखने की बात है, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या काम था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या काम था। तो कंट्रोल कौन करता है? जो पॉलिटिकली लोग होते हैं वही तो एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं ना। तो हमें यहाँ एक टेक्निक से याद रखना है कि कंट्रोल का मतलब होता है कि पॉलिटिकल अफेयर्स को देखना, पॉलिटिकल जो मैटर होते थे उसको देखना। और डायरेक्टर्स कौन होते हैं? पैसे वाले। मतलब ये रिगार्डिंग किससे है? पैसे से, यानी कि पैसा कमाना, यानी कि बिजनेस। आ रहा है समझ में? तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता था वो यहाँ पर बिजनेस के मामले देखता था। यहाँ तक क्लियर है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या देखता था? बिजनेस। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या देखता था? पॉलिटिकल मैटर्स देखता था हिंदुस्तान के। चलो यहाँ तक भी ठीक है। फिर समय समय पर बहुत सारे एक्ट आए, समय समय पर संशोधन हुए, एक्ट आए। अब जैसे कि मैं एक्ट का नाम गिनाऊँ आपको, एक्ट का मैं नाम गिनाऊँ तो आपके ये 1738 का 1773 का एक्ट आया, उसके बाद में 1784 का एक्ट आया, इसके बाद में 1793 का एक्ट आया। इसके बाद में हर 20 सालों बाद, इसके बाद में हर कितने सालों बाद? 20 सालों बाद कंपनी, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि यहाँ से अब हम हर 20 साल में एक एक्ट लेके आएंगे। दैट वाज द चार्टर एक्ट। उसको चार्टर एक्ट बोला गया। क्या बोला गया? चार्टर एक्ट। यानी कि आपको जो 1793 में 1793 के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ काम सौंपे गए कि भाई आप ऐसे ऐसे व्यापार करोगे। अब आप व्यापार करो, 20 सालों तक करो। 20 सालों तक आपने कैसा व्यापार किया, किस तरह से आपने पूरा सिस्टम को चलाया, उसको देखने के लिए, उसकी जांच करने के लिए, अगर आपने ढंग से व्यापार किया है तो हम 20 सालों बाद वापस आपका लाइसेंस रिन्यू कर देंगे। समझने के लिए समझना, लाइसेंस नहीं था ऐसा कुछ, लेकिन इसको समझाया गया कि अब आप ये काम करोगे 20 सालों तक करो, 20 सालों के बाद हम वापस एक एक्ट लेके आएंगे। उस एक्ट में हमें लगा कि पावर घटाना बढ़ाना क्या करना है वो हम सब कर लेंगे बाद में। ये बात किसने कही थी? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, ठीक है। इस तरह से 20 सालों के बाद एक एक्ट आता है। वो कब आएगा? 18 भाई, इसके 20 साल कब हो रहे हैं? 1813, ठीक है। यानी कि 1813 में एक्ट आया, 1813 का चार्टर एक्ट। इसको भी बोलते हैं चार्टर एक्ट, इसको भी बोलते हैं चार्टर एक्ट। इसमें कुछ काम किए गए थे। अब बहुत सारे काम थे, जैसे कि इनको कहा गया, हिंदुस्तान ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा कि भाई साहब अब आपको खाली काम नहीं करना है, क्योंकि आप इतने सालों से यहाँ राज कर रहे हैं, इतने सालों से काम कर रहे हैं, इतने सालों से व्यापार कर रहे हैं, तो आपका अब कोई ड्यूटी बनती है। और ड्यूटी क्या बनती है कि हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनको थोड़ा एजुकेटेड करने का काम भी आपको करना पड़ेगा, एजुकेशन भी देनी पड़ेगी आपको।
हाँ, यूँ नहीं खाली आप कमा के आपने घर चले जाओ, नहीं, अब आपको उनको शिक्षित भी करना पड़ेगा। तो 1813 का जो चार्टर था उसमें कहा गया था कि भाई 1,00,000 रुपये आपको वहाँ के एजुकेशन सिस्टम पे खर्च करने साल के। अब उस समय 1,00,000 रुपये बहुत बड़े होते थे, आज तो 1,00,000 रुपये में तो फीस, अपना कॉलेज की फीस नहीं भरा है। उस समय ये कहा गया था कि भाई 1813 में जो चार्टर एक्ट लाया गया था उसमें कहा गया कि आपको भारत का एजुकेशन सिस्टम भी सुधारना है, और उसमें लगभग आपको 1,00,000 रुपये के आसपास खर्चा करना है। 1,00,000 में पहले स्कूलें चलाओ, आपके कॉलेज खोलो, कुछ भी करो, ये आपका लुकआउट है। इन्होंने कहा ठीक है साहब, कर लेते हैं। अब वापस, परंतु एक धारा, इसमें एक सेक्शन और जोड़ा गया कि भाई आप ये 1813 का जो चार्टर एक्ट है ना, उसमें ये कहा गया कि आप ढंग से काम नहीं करोगे तो हम वापस 20 सालों बाद चेक करेंगे। यानी कि 1813 के बाद में वापस एक चार्टर एक्ट अगले 20 सालों के बाद आना था। कितने सालों के बाद आना था? 20 सालों बाद। 20 सालों के बाद। अब 20 साल कब हो रहे हैं? 1833 के अंदर आ रहा है समझ में। 1833 में एक एक्ट और लाया, उसी को चार्टर एक्ट। हर 20 साल हो रहे हैं, यहाँ से 20 साल, यहाँ से 20 साल। इसमें भी कुछ प्रावधान थे कि भाई शिक्षा जो है वो किस माध्यम, मीडियम क्या होना चाहिए, अंग्रेजी में देनी चाहिए, हिंदी में देनी चाहिए, रीजनल उसमें देनी चाहिए, इस तरह के प्रावधान थे। इसमें कुछ प्रावधान के साथ ठीक है। इसके बाद कहा गया कि भाई ये 1833 का चार्टर एक्ट आया, उसके बाद ये कहा गया कि भाई अब वापिस 20 सालों बाद हम एक एक्ट और लेके आएंगे। हर 20 सालों में एक एक्ट आ रहा है भाई। इस कंपनी के कामों को देखने के लिए हर 20 सालों बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्ट पारित करती है कि भाई 20 साल तक का लाइसेंस है, यूँ समझ लो। 20 साल में अगर ढंग का काम नहीं किया तो लाइसेंस रद्द, नहीं तो रिस्ट्रिक्शन बढ़ा सकते हैं, ठीक है, नहीं तो और हम रिस्ट्रिक्शन बढ़ा देंगे। तो अब वापस कब आना था? 53 में, 1853 में एक आना था। अब 1853 में एक और एक्ट आ गया, 1853 में एक एक्ट और आया। इस तरह से ये चार्टर एक्ट की श्रृंखला चली थी, ये चार्टर एक्ट। अब आप याद करो कि आगे क्या चल रहा है। अभी और अपन इस कहानी को समझेंगे, वापस यहाँ आएंगे, लेकिन अभी इसको समझो। 1833 के बाद, 1853 के बाद में आगे क्या चल रहा है? आगे कौन सा ईयर आएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है? 73। हाँ, 73 कहीं का 73? द रिवोल्ट ऑफ 1857 आ गया ना पास में। हाँ 1853, 4 साल बाद एक क्रांति होगी हिंदुस्तान के अंदर, 1857 का क्रांति, ठीक है। अब अपन वापस बेक में चलते हैं, अपन बेक में चलते हैं। आपके लिखा हुआ है, आपके क्या लिखा हुआ है? बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर। पता है बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? हाँ आपने 57 1757, 1757 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? ये तो लिखा हुआ है बैटल ऑफ प्लासी का डेट। रेगुलेटिंग एक्ट की डेट कहाँ लिखी हुई है? 1773, ये लिखा है ना रेगुलेटिंग। अब इसमें इसमें क्या फर्क दिख रहा है कुछ? कौन सा पहले हुआ था, ये हुआ कि ये वाला? बहुत पहले हुआ। भाई 1757 का जो प्लासी का वॉर था वो पहले हुआ था, ठीक है। इसके बाद में कौन सा वॉर हुआ था? वॉर ऑफ बक्सर। ये कब हुआ था? 1764। ये 2 साल है। देखो 1757 में एक वॉर होता है, दैट वाज द वॉर ऑफ प्लासी। एंड आफ्टर 1764 में एक वापिस वॉर होता है, दैट वाज द वॉर ऑफ बक्सर। अब इसके 10 साल बाद एक एक्ट लाया जाता है। एक अचानक से नहीं आता है, एक का मतलब एक कानून बनाया जाता है, कानून बनाने में टाइम लगता है। तो हमने अभी क्या देखा, अभी पहले हम ये पढ़ रहे थे ना कि 1773 में कंपनी बहुत, उससे पहले बहुत डापाचूक हो गई थी। डापाचूक मतलब बहुत हाथ पांव मार रही थी। हाथ पांव कैसे? ये युद्ध कर रही थी, तो ये युद्ध कर रहे थे ना, अब इसको कंट्रोल करना पड़ रहा था। इसीलिए तो ये एक्ट लेके आए थे कि भाई कंपनी ने हिंदुस्तान के अंदर युद्ध करना शुरू कर दिया, बहुत बड़े बड़े वहाँ के लोकल, क्योंकि हमने अभी देखा कि कंपनी ने यहाँ के लोकल राजाओं के साथ में इंटरफेरेंस करना शुरू कर दिया था। इसीलिए तो वॉर ऑफ प्लासी हुआ, वॉर ऑफ बक्सर हुआ। और जब इतने बड़े बड़े वॉर हुए तो भाई ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये बात लगी कि नहीं भैया, हमें तो इनको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो आज तो ये तो कंपनी है, कल को तो हमारे देश से निकल के अलग चले जाए, कि हम तो अलग देश बनाएंगे अपना। अरे समझे, हम अपना अलग देश बनाएंगे तो ऐसी कंडीशन में तो इनको कंट्रोल करना पड़ेगा ना। इसीलिए तो बाद में एक्ट लेके आए, दैट इज द रेगुलेटिंग एक्ट। अब वो ये क्या था, ये क्या था, हम पहले इसके ऊपर चर्चा करते हैं। हम ये जितनी भी बातें कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं। ये वाला पॉइंट है ना, यहाँ से यहाँ तक, हम इसी पॉइंट को लेकर ये सारी बातें करेंगे।
अब हमने कहा कि भाई 1757 के अंदर एक वॉर ऑफ प्लासी हुआ था। पता है प्लासी का वॉर किसके बीच हुआ था? प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला। कौन था सिराजुद्दौला? बंगाल का बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। क्योंकि उस समय बंगाल जो था बहुत बड़ा पावरफुल स्टेट था, क्योंकि जितने भी उस समय आए थे कोलकाता या तो सूरत, इधर से आए तो सूरत और उधर से गए तो कोलकाता यानी कि जितनी भी जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती थी, क्योंकि वो सारे सी कॉर्नर थे, मतलब समुद्र के किनारे पर कोस्टल एरिया पे बसे हुए थे और उस समय कोई हवाई जहाज नहीं चलती थी, पोर्ट्स बने हुए थे। तो भाई अंग्रेज लोग आए तो किसी न किसी इलाके पे कोस्टल एरिया पे ही रुकेंगे, तो सबसे पहले उधर गए, इधर सूरत में रुके तो उधर आपके कोलकाता के आसपास रुके। तो सबसे पहले जब वहाँ आए लोग, फिर इधर साउथ में नीचे केरल और इधर जो मसूलीपट्टनम और इस तरह के जो इलाके हैं वहाँ पर आए थे। तो जब कोलकाता के अंदर आए तो उन्होंने अपनी स्थापना वहीं करी, ठीक है, अपने व्यापार को वहीं बढ़ाया कोलकाता में। अब आप सोचो कि ये वॉर ऑफ प्लासी हुआ क्यों, और ये प्लासी कोलकाता के राजा के साथ ही क्यों हुआ, यानी कि बंगाल के नवाब के साथ ही इन्होंने युद्ध क्यों किया? ये चाहते तो दिल्ली के राजा के साथ ही युद्ध कर लेते उस समय, परंतु उन्होंने इसके साथ नहीं किया, क्योंकि यहां पर उनके इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आ रहे थे। कहां पर? बंगाल में, क्योंकि बंगाल में राजा राज कर रहा था और ये भी बीच में पड़ गए थे, क्योंकि इनका व्यापार पूरा अधिकांश व्यापार वेस्ट बंगाल के अंदर था। बांग्लादेश के उस बांग्लादेश नहीं कह सकते, बंगाल कहते थे उस समय, तो बंगाल के अंदर इनका पूरा व्यापार था। और ये यहाँ पर राजा भी था, तो ये कहता है साला ये अंग्रेज कौन होते हैं भाई, हमारा देश है, हम व्यापार करते हैं, एक तो उल्टा ये आ रहे हैं यहाँ पे, हम व्यापार करने दे रहे हैं, जो ही बड़ी बात है, यहीं से आके और हमारे इस घर में हमें इस किराएदार बना रहे हैं। तो फिर जो बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, इनके और इनके बीच में युद्ध होना तय था कि भाई ये लोग यहाँ आके हमारे घर में आके हमें ही डरा रहे हैं। एक तो हमारे घर में व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और उल्टा हमें ही डरा रहे हैं। तो फिर इस वजह से ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, इसने बंगाल के नवाब को बोला कि भाई इतना इतना टैक्स चाहिए, यदि आप टैक्स टाइम पे देते हो। देखो किराएदार मकान मालिक से किराया मांग रहा है, किराएदार मकान मालिक से किराया मांग रहा है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि बंगाल के अंदर राज कर मतलब व्यापार कर रही है, ट्रेड कर रही है, वो वहाँ के राजा को बोल रही है कि नहीं आप हमें किराया दो, और किराया तो दो, फिर भी राजा दे रहा था बेचारा, लेकिन किराया इतना मांग रहे थे जो राजा दे दे के थक गया। घर की किस्त पूरी आवे तो दूसरे की गाड़ी की किस्त चुके हुए, ठीक है, पर उसके तो बेचारे घर की भी फिर उसने कहा अब काम चलने वाला नहीं है, अब तो हमें हथियार उठाना पड़ेगा। तो फिर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कहा कि नहीं भैया अब कोई चारा नहीं है, अब तो डू एंड डाई का काम है, अब तो लड़ाई करनी पड़ेगी। तो इन्होंने भी कहा चलो कर लेते हैं लड़ाई, क्या दिक्कत। इसके पास कंपनी थी, इनके पास ऑलरेडी भाई 1600 से आज से 150 साल हो गए थे इनको व्यापार करते करते, इनके पास तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था, सेना थी, और हिंदुस्तान में जो वो कहते हैं ना गद्दारों की कोई कमी नहीं होती है, हिंदुस्तान में वो विभीषण की कमी नहीं होती है, शुरू से ही थे, ठेठ से ही थे अपने तो हिंदुस्तान में, ये तो जन्मजात यहाँ का गुण है। तो यहाँ पर जब ये जो सिराजुद्दौला था ना, इसका वो एक था सेनापति जिसका नाम था मीर जाफर, नाम सुना? मीर जाफर। अंग्रेजों ने क्या किया कि मीर जाफर को अपनी पार्टी में शामिल कर दिया कि भाई तू इधर आजा, तेरे को राजा बना देंगे, इसको हटा देंगे, परंतु तू ऐसा करना जैसे ये युद्ध होवे ना तो सेना का सेनापति तू है, तो तू युद्ध जब हुए ना बंगाल के नवाब और हमारे बीच में, तो तू ऐसा करना कि तू युद्ध में भागी मत लेना, मतलब वहाँ जाना तो सही लेकिन पार्टिसिपेट मत करना, तू तेरी सेना को बोल देना कि नहीं रुक जाओ, अपने तो चलने दो, इनको मरने दो। तो जब ये बात हुई, जब प्लासी का वोट शुरू हुआ, तो ये जो अंग्रेज तो खाली इन मिन 3.5 थे, बहुत कम संख्या में थे, और ये जो बंगाल के नवाब के पास हजारों की तादाद में सेना थे, लेकिन फिर भी वो नहीं जीते। कौन नहीं जीते? बंगाल के नवाब नहीं जीते। क्यों नहीं जीते? जो उसका सेनापति था मीर जाफर, उसकी गद्दारी की वजह से। इन्होंने कमिटमेंट क्या किया था मीर जाफर को कि भाई तू हमें इस युद्ध में हमारा साथ देना, मीर सिराजुद्दौला का साथ मत देना, और जब तू ऐसा करेगा तो हम तेरे को राजा बना देंगे। ठीक है, बात हो गई, प्लासी का युद्ध हो गया, प्लासी के युद्ध में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई और सिराजुद्दौला भाई साहब हार गए, और राजा अब किसका नंबर आना है? कौन बनेगा राजा? मीर जाफर, जो सेनापति था, मीर जाफर को राजा बना दिया गया। मीर जाफर को राजा बनाया। अब साहब चलते हैं आगे। अब थोड़े दिन तो मीर जाफर भी बढ़िया लगा, उस राजपाट बढ़िया लगा उसको, नहीं यार ठीक है काम, परंतु अंग्रेजों ने मीर जाफर को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा अच्छा अब आप राजा बने हैं, क्योंकि भाई वो तो कठपुतली बनाना चाहते थे, उनको तो पैसा चाहिए था। ब्रिटिशर्स को सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब था,
और कोई मतलब नहीं था उनका। तो उन्होंने कहा कि भाई अच्छा अब आप किंग बन गए हैं तो अब आप ऐसा करिए हमें टैक्स दीजिए। अब उसने कहा शुरू में तो दिया, अब उसने कहा ये भी दोन वो भी दोन ऐसे तो वो तो वही थोड़े दिन में परेशान हो गया, 2-3 साल में तो वो उसका ही दिमाग खराब हो गया था। ये कौन सा रोज सुबह उठते ही नहीं कटोरा लेके आ जाते घर के बाहर कि लाओ साहब भीग दो, लाओ साहब भीग दो, रोज कटोरा लेके आ जाते कि यार भैया यार ऐसे काम चलने वाला नहीं है भैया। उन्होंने कहा अब तो हमें भी युद्ध करना पड़ेगा। तो ये मीर जाफर था, इसने थोड़ा बुद्धि लगाई कि यार साला अंग्रेज है ताकतवर, मैं अकेले अंग्रेज से पार नहीं पाऊंगा, कूटनीति का सहारा लेना पड़ा, डिप्लोमेसी का सहारा लेना पड़ेगा। तो इसने कहा एक लेटर भेजा जो दिल्ली का बादशाह था उसके पास, जिसको शाह आलम के नाम से जाना जाता था, ठीक है, शाह आलम है ना सेकंड, हाँ शाह आलम द्वितीय के पास में एक लेटर भेजा कि सेवा में श्रीमान आइए हमारी मदद करिए, ठीक है। एक लेटर तो उधर इसने फॉरवर्ड कर दिया, एक लेटर फॉरवर्ड किया अवध के नवाब को, अवध का जो नवाब था ना उसको फॉरवर्ड किया कि सर आप भी आइए, आप भी हमारी मदद करिए क्योंकि हम इसे अकेले जीत नहीं पाएंगे। तो ये इनकी पार्टी ट्रायंगल बन गई। कौन? एक तो अवध का नवाब, दिल्ली का बादशाह शाह आलम सेकंड, और उसके बाद में मीर जाफर, ये तीन की पार्टी बन गई। इधर तीन की पार्टी, अब एक तरफ तो तीन अकेले और एक तरफ अंग्रेज अकेले, एक तरफ तो तीन और एक तरफ अंग्रेज। अब उन्होंने कहा कि यार हम जो मीर जाफर था उसने कहा कि साला अब इनसे अपने बदला ले रहे हैं। तो मतलब ये हो रहा है कि एक तरफ तो तीन है, जो दिल्ली का बादशाह मतलब हिंदुस्तान का राजा, एक तरफ तो अकेला, मतलब अकेला नहीं, एक तो हिंदुस्तान का राजा, एक बहुत बड़े अवध का राजा बंगाल वो उधर, और एक बंगाल का राजा, यानी कि हिंदुस्तान के सारे बड़े बड़े होशियार हाथी इकट्ठे हो गए, और एक तरफ बेचारा गडूरा रह गया, मतलब एक तरफ भेड़िया बिल्कुल। अब एक तरफ तो शेरों की सेना, एक तरफ भेड़ियों की सेना। अब अगर भेड़िए की सेना जीत जाती है तो शेरों का क्या हर्ष होगा? उनको तो फिर भेड़िए बन के जीना, भेड़िए बनने की भी उनकी वक्त नहीं रहेगी, फिर इतना भी उनके अंदर वो डिजर्व नहीं करेंगे। तो फिर भी चलो ठीक है, एक वापस युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध। इस बक्सर के युद्ध में जो कि 1764 के अंदर हुआ था, इस बक्सर के युद्ध में एक तरफ तो तीन लोग थे जिसमें मैंने अभी नाम बताए, दिल्ली का बादशाह, अवध का नवाब और बंगाल का नवाब, ये तीन लोग थे। इधर ईस्ट इंडिया कंपनी अकेली। अब सोचो कि अगर यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है तो फिर हिंदुस्तान का ऐसा कोई मई का लाल होगा जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने आएगा? उनको तो पता है साला तीन हाथियों को तो इस चीटी ने हरा दिया है, तो हम क्या इस चीटी का मुकाबला कर पाएंगे क्या बाद में? तो नहीं कर पाएंगे। तो जब ये तीनों लोग शामिल हो गए, पहले तो प्लासी के युद्ध में तो खाली बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, उसके और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ाई हुई थी, उसमें तो उसने हरा दिया था मीर जाफर की गद्दारी की वजह से, सिराजुद्दौला को हराया। लेकिन जो बाद का जो युद्ध हुआ बक्सर का, द वॉर ऑफ बक्सर, जो कि 1764 के अंदर हुआ था, इस वॉर ऑफ बक्सर ने क्या किया, एक तरफ तो तीन, एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी अकेली। अब इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, और इन दोनों के बीच में जब झगड़ा हुआ तो ऐसी कंडीशन में ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई तो ईस्ट इंडिया कंपनी के तो पेंकड़े आ गए, पंख आने, सातवें आसमान पे हमने दिल्ली के हिंदुस्तान के बादशाह को हरा दिया, और वो भी अकेला नहीं, इतने बड़े बड़े राजाओं के साथ में अकेटी सेना को हमने हरा दिया। तो ये तो भाई साहब, और अब इनको संधि करनी पड़ी, ट्रीटी करनी पड़ी इनके साथ में, किनको? दिल्ली, अवध और इनके सूरज या मीर जाफर, इन दोनों को मिलके इनके साथ में वो करी, ट्रीटी करी। तो वो ट्रीटी हुई थी आपके 1765 के अंदर, द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की संधि हुई ना, इलाहाबाद की ट्रीटी। और इस इलाहाबाद की ट्रीटी में ये बोला गया कि अब ध्यान रख लो, सुन लो, किसको बोला? वो तीनों को, हाँ इंडियंस को बोला, अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, कि अब लकड़ रखना, 3 स्टेट की रेवेन्यू कलेक्शन का जिम्मेदारी अब हमारी है। 3, उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये 3 राज्य थे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। इन तीनों का रेवेन्यू कलेक्शन का राइट्स इनके पास आ गया। किसके पास में? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में, कि भाई अब यहाँ रेवेन्यू का मतलब, इनका तो पैसे से मतलब था, और रेवेन्यू मैटर ही पैसे का है, कि जो भी यहाँ के जो दीवानी राइट्स होंगे, पैसे कलेक्शन का मामला होगा, वो हम देखेंगे, दूसरा तुम्हारा करते रहो, हमें तो पैसा चाहिए। ये इलाहाबाद की ट्रीटी हो गई। अब इलाहाबाद की ट्रीटी हुई, इसके बाद में ये इलाहाबाद की ट्रीटी कब हुई थी? 65 में। अब आप देखो, मैंने रेगुलेटिंग एक्ट का कब बताया? 1773। अब आप सोचो कि अब ब्रिटिश पार्लियामेंट को कुछ काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। इसके चालू कर दिए, पूरा देश बना दिया उन्होंने, तो रेवेन्यू कलेक्शन के राइट ले लिए हिंदुस्तान के अंदर से, और बेचारा एक को हराते तो और बात बनती, लेकिन 3 को सामलाते में हराया। इसलिए ऐसा कहते हैं, इतिहास के अंदर ऐसा वाक्य आता है कि जो प्लासी का युद्ध था ना, इसकी कमी को और बक्सर के युद्ध ने पूरा कर दिया।
ऐसा कहते हैं कि प्लासी के युद्ध की जो कुछ कमियां थी उस बक्सर के युद्ध ने पूरा कर दिया। और क्यों किया कि प्लासी के युद्ध में तो खाली 2 जने ही लड़ रहे थे, इधर तो बक्सर के युद्ध में तो पूरा एक तरफ हिंदुस्तान था और एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी थी। आया समझ में? यहाँ तक तो हमने क्या देखा कि बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर, ये 2 देखे। और हमने कैसे देखे, ये युद्ध हुए ना, इससे हिंदुस्तान में अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी स्थापना बहुत मजबूती के साथ हो गई थी। अब चलते अपन आगे। अब आपके क्या दे रखा है, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आ गया, उसके बाद में समय समय पर चार्टर एक्ट आए, चार्टर एक्ट आए, और लास्ट चार्टर एक्ट आया आपका ये वाला। कब आया? 1853। ये लास्ट चार्टर एक्ट था, उसके बाद में नहीं आए। अब देखते हैं, अपन चलते, अब अपन सीधे यहाँ आ गए। कहाँ पे आ गए? यहाँ आ गए। अब अपने को स्टोरी यहाँ की पढ़नी है। पहले वाली स्टोरी पढ़ ली, बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर का युद्ध अपने पढ़ चुके हैं। अब हम कहाँ आ रहे हैं? अब यहाँ पढ़ेंगे। अब यहाँ पढ़िए तो कल मैंने एक क्लास ली थी, कल एक वीडियो बनाया था, अगर आप लोगों ने देखा हो तो उसमें मैंने आपको ये पढ़ाया था। एक तो पहले परसों जो पढ़ाया था मैंने सब्सिडरी अलायंस पढ़ाया था, उसके बाद में डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट पढ़ाया था। कौन सा पढ़ाया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट पढ़ाया था। अब थोड़ा सा याद है क्या, ये पहले क्या था? सब्सिडरी अलायंस थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट थी। परसों वाला वीडियो देखा? सब्सिडरी अलायंस कब थी? हाँ, पहले कब सब्सिडरी अलायंस कब आई? नाम सुना वेलेस्ली का? वेलेस्ली बताया ना मैंने, वेलेस्ली का, लॉर्ड वेलेस्ली। उसका जो टेन्योर मैंने बताया था, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1798 से लगाकर 1805 तक, यही बताया था ना मैंने। इस समय एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक पॉलिसी लेके आई थी, और वो थी सब्सिडरी अलायंस, जिसको मैंने पूरे उस पिछले वाले वीडियो में समझा रखा है कि भाई सब्सिडरी अलायंस ये होती थी कि वो जो यहाँ के जो लोकल राजा होते थे उनके यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी सेना रखती थी और अपना एक आदमी रखती थी, और उनके खर्चा पानी वो देते रहो, और इस तरह से ये पूरी पॉलिसी थी। अब पहले सब्सिडरी अलायंस आई है, इसके बाद में फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट आई है, और डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट जो लेके आया था लॉर्ड डलहौजी लेके आया था, ठीक है। और लॉर्ड डलहौजी का जो समय है हिंदुस्तान के अंदर जो भारत का गवर्नर जनरल रहा, वो समय था आपका 1848 से लगाकर 1856 तक का। आ रहा है समझ में? और अपने 1857 की क्रांति कब हुई भाई साहब? इसी के जस्ट अगले साल 1857 में, अगले साल तो हुई थी। अब पिछले 50 सालों के अंदर हिंदुस्तान के अंदर क्या क्या घटनाक्रम हुए, उसका परिणाम था 1857 का रिवोल्ट। भाई कोई भी घटना घटती है ना तो वो एक दिन में नहीं घटती है, उसको घटने में मतलब अपने गुस्सा भरना, किसी के मन में किसी के प्रति अगर गुस्से की भावना आ जाती है तो वो अचानक से नहीं आ जाती, उसको हम देखते रहते, काफ़ी लंबे टाइम से नोटिस करते हैं, ये साला ये आदमी मेरे साथ सही नहीं कर रहा है, तो फिर एक दिन अचानक से वो गुब्बार फूटता है और फिर उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, ठीक है। तो ये जो पिछले 50-60 सालों के अंदर जो घटनाक्रम चल रहे थे ना, उस घटनाक्रम की पूर्ति वो तो ठीक चल रहे थे, लेकिन एक ये भाई साहब आए लॉर्ड डलहौजी। इन लॉर्ड डलहौजी भाई साहब ने आग में घी का काम कर दिया, और घी का काम क्या किया? गोद निषेध प्रथा चला दी। हाँ, डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट चला के। डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट में ये बताया गया था कि यदि किसी राजा के संतान नहीं होती है तो वो किसी दूसरे की संतान को गोद नहीं ले सकते। अगर अपनी खुद की संतान है तो उसको रखे राजा बना दे, लेकिन यदि उसकी संतान नहीं है और वो चाहे कि मैं भाई तेरी छोरी को या तेरे छोरे को गोद लेके मैं राजा बना दूं, तो अंग्रेजों ने इस पॉलिसी को बंद कर दिया। गोद निषेध, गोद लेना समझते हो ना, गोद लेते हैं, है ना, जिसके संतान नहीं होती किसी दूसरे के बच्चे को गोद लेते हैं, तो गोद निषेध कर दिया। निषेध मतलब मना करना, है ना, निषेध कर दिया, नहीं यू कांट टेक गोद, आप गोद नहीं ले सकते भैया, है ना, गोद नहीं ले सकते। तो अब ऐसी कंडीशन में हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे एम्पायर थे उस समय जिनके छोर छोरी नहीं थे, जिनके राजा मतलब संतानें नहीं थी। जब संतान नहीं थी तो उनका साला ये कौन सी पॉलिसी है, साला हमारे दादा परदादाओं ने, हमारे पुरखों ने इस तरह का एम्पायर खड़ा किया और आप आके ये कह रहे हो गोद निषेध नहीं होगा, ऐसा नहीं कर सकते। तो जब इस तरह की इनकी कुछ पॉलिसी, उससे पहले के लोगों की कुछ पॉलिसियाँ, इन सारी पॉलिसियों ने भारत में 1857 की क्रांति करने के लिए एक अच्छे कारण पैदा कर दिए, एक अच्छे कॉजेज डाल दिए, एक अच्छा मतलब मसाला दे दिया इनको कि भाई हाँ अब बारूद तैयार है, हिंदुस्तान बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है, अब कभी भी, हाँ कभी भी विस्फोट हो सकता है।
मैंने अभी आपको यह पढ़ाया कि फाउंडेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसके बाद मैंने आपको बैटल ऑफ प्लासी बताया, बक्सर बताया, सब्सिडरी अलायंस बताया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बताया, और अब हम चल रहे हैं इसके ऊपर 1857 का रिवोल्ट के ऊपर। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा था कि कोई भी घटना घटती है ना तो एक कारण नहीं होता है, उसके पीछे सैकड़ों कारण होते हैं। अब अभी मैंने थोड़ी देर अभी ये बताया कि नहीं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, सब्सिडरी अलायंस था, ये तो थे ही, इसके अलावा भी और बहुत सारे कारण थे जिसके कारण से ये 1857 का रिवोल्ट हुआ। ऐसा नहीं था कि एक ही कारण था कि भाई ये सब्सिडरी अलायंस आ गया या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आ गया जिससे कि भाई आपके ये क्रांति हो गई 1857 के, नहीं। इस 1857 की क्रांति के लिए और भी बहुत सारे कारण जिम्मेदार हैं। अब वो कारण क्या है हम देखते हैं। देखो सबसे पहले तो ये वाले तो है ही है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और डॉक्ट्रिन ऑफ आपके सब्सिडरी अलायंस और ये सब तो ये, इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं। अभी आपको पता है मैंने कहा था कि 1833 में एक एक्ट आया था, चार्टर एक्ट आया था। हम बात कौन से साल की कर रहे हैं, 1857 की, यानी कि 1857 की क्रांति से पहले की घटना बता रहा हूँ मैं आपको 1833 में। अगर आपको एक व्यक्ति का नाम सुना हो, एक व्यक्ति का यदि नाम सुना हो राजा राम मोहन राय का, हैव यू हर्ड अबाउट राजा राम मोहन राय, है ना। राजा राम मोहन राय का जन्म आपके 1772 में होता है। कब होता है, 1772 के अंदर उस समय उसका जन्म होता है। उसके जस्ट एक साल बाद रेगुलेटरी एक्ट आता है, 1773 में आता है ना, और इसका जन्म कब होता है 72 में, ठीक है। और इसके कुछ सालों पहले वॉर ऑफ प्लासी और वॉर ऑफ बक्सर होता है। उस समय तो चलो ये बच्चा था, इसको अपन छोड़ देते हैं। इस आदमी की मृत्यु होती है इस साल में 1833 में, 1833 में इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। किसकी, राजा राम मोहन राय की। राजा राम मोहन राय को हम क्यों जानते हैं, क्या चेंज लाया था सोसाइटी में, और क्या लाए थे, हाँ वेरी गुड। मतलब उस आदमी ने बहुत अच्छे काम किए थे, इसीलिए हम उसको कई बार कहते हैं कि भारतीय पुनर्जागरण यानी कि रेनेसा, पुनर्जागरण मतलब समझते हो ना, रेनेसा का अग्रदूत माना जाता है उसको, कि उसने हिंदुस्तान में बहुत अच्छे काम किए, और वाकई में नो डाउट किए थे। उसने सती प्रथा, सती समझते हो ना, सती प्रथा, सती प्रथा क्या होती है, सती प्रथा का मतलब उस ज़माने में, अब तो नहीं होती सती प्रथा, सती प्रथा का मतलब ये होता है कि उस ज़माने के अंदर यदि किसी किसी लुगाई का धनी मर जाता, यानी कि पति मर जाता, किसी औरत का पति मर जाता, तो उस औरत को उस पति की चिता के साथ में जिंदा जला दिया जाता कि अब तेरे को जीने का कोई हक नहीं, यानी कि उसको ज़बरदस्ती सोसाइटी के द्वारा जिंदा जला दिया जाता था। आ रहा है समझ में। तो ये एक ऐसी प्रथा थी भाई जिसमें, अब देखो जैसे कि सपोज करो किसी के साथ ब्याह हो गया है और अब वो बीमार आदमी है, मर गया है, तो अब बेचारी उस छोरी का क्या दोष है, उस लड़की का क्या दोष है जिसको आप उस छोरे के साथ में जिंदा जला रहे हो। तो इस तरह कुछ लोग तो इसको अपने ट्रेडिशन मानते थे, कुछ लोग तो इसको प्रथा मानते कि नहीं ऐसा होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग इसको गलत मानते थे कि नहीं यार ये नहीं होना चाहिए। लेकिन इसने इसको बंद करवा दिया, किसने, राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजों से बोल के एक कानून बनवाया कि भाई सती प्रथा को बंद करो, ये सही नहीं। अंग्रेजों ने एक कानून बना दिया। जो पढ़े लिखे लोग थे उनके लिए तो इस आदमी ने सही काम किया, राजा राम मोहन राय ने अच्छा काम किया था, अपने लिए भी अच्छा काम था और उन लोगों के लिए भी, ऐसी लोगों को जो मर रही है, जिसको नहीं मरना चाहिए उसको ये लोग मार रहे हैं, तो इन्होंने अंग्रेजों को बोला और कहा कि यार ऐसा कानून बनाओ कि ये सती प्रथा को बैन कर दो, अपने नहीं चाहिए सती प्रथा ऐसी। तो समाज के अंदर उस समय खाली राजा राम मोहन राय तो इक्के दुक्के थे, दूसरे तो मेरे जैसे वो गोबर गणेश थे, यानी कि उनको नहीं पता था, उनको नहीं पता था। वो तो ऑर्थोडॉक्स फैमिली से आते थे, वो तो सोसाइटी की जो पुराने जो ट्रेडिशनल थे, कंजर्वेटिव जो थिंकिंग थी उनको फॉलो करते थे। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसे सती प्रथा को बंद कैसे कर रहे हो, ये तो हमारा पुरानी की परंपरा है। अभी अपने मरते हैं कोई करियावर करता है, करियावर समझते हो ना, है ना। तो अभी देखिए करियावर मत करो, जो समाज में चार बातें हो जाएगी कि साला करियावर नहीं करते हैं, इतना पैसा हो गया तो भी करियावर नहीं कर रहा आदमी। देखिए हम आज भी करियावर को अच्छा नहीं मानते ना, लेकिन कुछ लोग आज भी सोसाइटी के अंदर हैं जो करियावर को कहते हैं नहीं करना चाहिए, गाँव में है, यानी कि उस परंपरा को वो लोग आज भी निर्वहन कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी यही चीज़ थी। तो ऐसी कुछ परंपराएं थी उस समय जिन्होंने अंग्रेज, अच्छी परंपराएं, जो बुरी परंपराएं थी उनको ख़त्म किया अंग्रेजों ने। परंतु उस समय जो हिंदुस्तान की जो सोसाइटी थी, उनका जो अधिकांश लोग थे इन सुधारों से सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा नहीं यार ये हमारे नहीं चाहिए। विधवा पुनर्विवाह करते थे। पहले विधवा जो हो जाती थी उसको आजीवन कुमारा रहना पड़ा, मतलब विधवा ही रहना पड़ता था, वापिस वो शादी नहीं कर सकती थी।
लेकिन ये आए भाई साहब, इन्होंने कहा कि नहीं यार, या विधवा को तो यार शादी करनी चाहिए, वापस बेचारी ताउम्र कैसे कुंवारी रहेगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इनको विधवा पुनर्विवाह का अधिकार दीजिए। दहेज प्रथा नहीं होनी चाहिए साहब, उस जमाने में उस आदमी ने कहा कि दहेज प्रथा नहीं होनी चाहिए, बाल विवाह नहीं होना चाहिए। ऐसे कुछ इन्होंने सुधार बताए और ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिश लोगों ने इस सुधारों को माना भी सही, परंतु उस समय के जो अधिकांश लोग थे ना, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा यार साला क्या ये नए नए टोटके लेके आ जाते हैं, भाई बाल विवाह होगा तो अपने जल्दी से काम निपट जाएगा, छोटी छोटी ठाने लग जाएंगे, वो उनका घर गृहस्थी संभालेगी, खर्चा कम आएगा। दहेज प्रथा होगी तो भाई चलो दहेज का एक सिस्टम है, पूरा डोरी सिस्टम है ना, तो ये सब होना चाहिए। परंतु ऐसे सुधारों से यहाँ के हिंदुस्तान के लोग राजी नहीं थे। हिंदुस्तान के लोग राजी नहीं थे, जो ऑर्थोडॉक्स विचार रखते, जो कंजर्वेटिव सोच रखते थे। तो उन्होंने कहा कि साला ये अंग्रेज कर रहे हैं। उन ऑर्थोडॉक्स लोगों ने क्या बोला, जो कंजर्वेटिव सोच रखने वाले थे, उन्होंने क्या बोला कि ये सब कर्मकांड कौन कर रहा है, अंग्रेज कर रहे हैं। तो ये अंग्रेजों के खिलाफ हो गए कि नहीं भाई, हमें तो ये सब पसंद नहीं है, आप ऐसा कर रहे हो ना, हमारी जो परंपराएं, हमारी जो ट्रेडिशंस बनी हुई ना, उसमें आप सेंधमारी कर रहे हैं, आप उसमें बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमारे परंपराएं कितने ज़माने से बनी हुई है। तो समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर ऐसी एक वर्ग पैदा हुआ जो अंग्रेजों के खिलाफ होने लग गया। ऐसा एक क्लास पैदा हुआ सोसाइटी के अंदर जो अंग्रेजों के अगेंस्ट आ गया कि नहीं भैया, हम आप जो सुधार कर रहे हो ठीक है, अच्छा आपके लिए होगा, मगर हम इसको अच्छा नहीं मानते। ठीक है, तो 1857 की जो 1857 का रिवोल्ट हुआ, उसमें काजेज में पढ़ते हैं हम, सोशल काजेज, इकोनॉमिक काजेज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, पॉलिटिकल काजेज, इस तरह के सारे कारण हैं, जिसमें से हमने अभी देखा कि सोशल कॉजेज यानी कि समाज के अंदर जो सोशल जो स्ट्रक्चर था सोसाइटी का, उस स्ट्रक्चर को इन ईस्ट इंडिया कंपनी ने या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बदलने की कोशिश करी थी। तो बदलने की कोशिश करी तो ये लोगों को रास नहीं आया, हिंदुस्तान सोसाइटी को रास नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। नंबर एक, हम इसके काजेज पढ़ रहे हैं, ध्यान रख लेना। दूसरा आता है पॉलिटिकल काजेज। 1857 के जो रिवोल्ट होने का क्या कारण थे, पहला हमने पढ़ा कि सामाजिक कारण, यानी कि समाज के ताने बाने को ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये तोड़ना चाहती थी, तोड़ रही थी, इस वजह से ये लोग इसके खिलाफ हो रहे थे। उस समय के, आज के हिसाब से तो इन लोगों ने सही किया, परंतु उस समय के हिसाब से वहाँ के जो लोग थे वो मानते थे कि नहीं यार ऐसा नहीं। आज भी आप सोचो, कई बार आज अपन ये बात करते हैं ना कि आज अभी करियावर की बात मैंने बोली आप लोगों को कि भाई आज करियावर नहीं करते हैं तो समाज में अच्छा नहीं मानते, ये बात सत्य है कि नहीं है। आप अगर दूर दराज के गाँव में चले जाइए तो आज भी करियावर को अच्छा नहीं मानते, वो तो 200 साल 300 साल पुरानी बात है, तो उस समय तो और ज़्यादा हुआ होगा। आज भी अगर करियावर नहीं करोगे तो कहेंगे साला कंजूस आदमी है। आज भी इस तरह की, आज भी गांव में चले जाइए तो बालिकाओं का विवाह होता है, छोटी छोटी बच्चियों का विवाह कर देते हैं। आज भी विधवा अगर पुनर्विवाह करती है तो एक हिसाब से कहीं नहीं हम भी उसको अच्छा नहीं देखते हैं। अच्छा क्यों नहीं देखते अपन, ऐसा थोड़ी। अभी एक चीज़ बताओ, मेरे पिताजी है, मेरे पिताजी मर गए माना कि, और मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी मेरे पिताजी का 1 महीना ही नहीं हुआ और अगले दिन और 1 महीने बाद शादी कर ले, तो क्या होगा। अब मैं क्या सोचूंगा मेरी मम्मी के बारे में, ऐसी गलत सोच ही आएगी ना मेरे मम्मी के बारे में। आज के ज़माने में भी यदि ये सोच आ सकती है तो उस ज़माने में तो कितनी ये सोच रही होगी। और अगर आज की औरत यदि अपने पूरा पति मर जाता है ताउम्र अगर वो वापस विधवा रह के घर पे बैठी रहती है, हम उसको इज्जतवान मानते हैं कि यार ये लेडीज सही है, पति मर गया तो भी कभी घर की दहलीज क्रॉस नहीं करी, कभी बिना घूंघट के बाहर नहीं गई, ऐसा मानते कि नहीं मानते, है ना, ऐसा मानते हैं। तो आज की स्थिति भी ये है। तो इस तरह हमने देखा कि ये जो सोशल घटनाक्रम चल रहा था, इस वजह से भी ये कहीं न कहीं लोगों के मन में आया। फिर इकोनॉमिक कारण, आर्थिक कारण, यानी कि 1857 की जो क्रांति थी उसमें एक कारण यह था 1857 के रिवोल्ट में, दैट वाज द फाइनेंशियल काजेज, या फिर हम इकोनॉमिक कारण बोल सकते हैं। हम जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ क्या लेने आई थी, बिजनेस करने आई थी। तो बिजनेस का पहला रूल्स होता है कि अपना मुनाफा करना। अब कस्टमर को कितना नुकसान हो रहा है उससे नहीं, कस्टमर की जेब से कितना पैसा निकलवाया जाए और वो पैसा किस किस तरीके से निकलवाया जाए, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। तो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ आई तो इन्होंने व्यापार करना शुरू किया। तो व्यापार के साथ में फिर, क्योंकि हमने कहा था ना कि 1765 का जो ट्रीटी हुआ था, इलाहाबाद की ट्रीटी, उसमें रेवेन्यू कलेक्शन का राइट भी इनको मिल गया था। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से लोगों से पैसा हड़पना चाहते थे, कर टैक्स बहुत ज़्यादा मात्रा में लगा रहे थे, जिसमें आम जो कॉमन मैन था, जो गाँव का आदमी था या जो राजा थे, उनको इतना टैक्स इन लोगों को देना पड़ रहा था कि वो क्या साला रोज़ हम कमा के इसको दे रहे, हम कमा रहे इनको दे रहे, हम कमा रहे इनको दे रहे, तो हमारा क्या बचा फिर। तो आर्थिक स्थिति इन लोगों की तो इतनी साउंड हो गई और हिंदुस्तान के लोगों की बहुत कमजोर हो गई।
तो हिंदुस्तान के लोगों ने धीरे धीरे इकट्ठ करना शुरू कर दिया कि नहीं यार, हम ये चीज़ें नहीं, इतना टैक्सेशन इन लोगों ने लगा दिया था हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर। तो ये आर्थिक कारण थे, ठीक है। अब अपन देखते हैं पॉलिटिकल कारण। पॉलिटिकल कारण में मैंने आपको बता ही दिया, ये सब पॉलिसी थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, सब्सिडी रिलायंस था, इसके साथ में मर्जी पड़े जिसके राजा को युद्ध कर देते, हरा देते, उसके अधिकार कर लेते, और किसी के ऊपर कुशासन का, मेल गवर्नमेंट का आरोप लगा देते। जैसे कि अवध का नवाब था ना, अवध को 1857 की क्रांति से पहले इस पॉलिसी के तहत हड़प लिया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत। और हड़पा क्यों भाई? हमने कहा कि भाई हड़प की नीति तो उन्हीं के ऊपर लागू होगी कि जिनकी छोर चोरी नहीं होंगे, जिस राजा के संतान नहीं होगी उसके राज्य को अंग्रेज ले लेंगे। लेकिन अवध में तो जो राजा था उसकी संतान भी थी, सब कुछ था, लेकिन फिर भी उसको ले लिया। बहाना क्या बनाया अंग्रेजों ने? कहा कि भाई तुम देखो, गवर्नमेंट चलाने में तुम्हें लखन नहीं है, तुम्हें चलाना नहीं आ रहा है, तुम यहाँ पर जो तुम चल रहे हो ना सरकार, वो मेल गवर्नमेंट है। मेल समझते हो? मेल न्यूट्रिशन समझते हो? एक शब्द आता है मेल न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब तो समझते हो ना, क्या होता है न्यूट्रिशन? पोषण। अपन नहीं कहता अच्छा भोजन खाओ तो न्यूट्रिशन मिलेंगे, पोषण मिलेगा शरीर को। और मेल का मतलब कुपोषण, जिसको अच्छा खाना नहीं मिलता है वो टीबी का मरीज हो जाता है। यानी कि मेल गवर्नमेंट मतलब बुरी गवर्नमेंट। इसको कहा कि तू जो है ना, ये अवध वाला, तू सरकार चला रहा है, वो सही नहीं चला रहा, तेरे को चलानी नहीं आ रही है, चल हट तू, और हम चलाएंगे सरकार अब। इस तरह का आक्षेप लगाया, उसके ऊपर आरोप लगा के हटा दिया उसको, राजा को, अवध के नवाब को। और ये आरोप लगा के उसको ले लिया, मेल न्यूट्रिशन, मेल गवर्नमेंट का आरोप लगा कि आपको। इस तरह से अलग अलग राज्यों को हड़पना शुरू कर दिया। तो लोगों के मतलब राजा थे, उनके मन में भी ये भावना आई कि साला अंग्रेज तो जहाँ देखो वहाँ हम मजे मार रहे हैं, जब देखो जब आ जाते हैं, तुम्हारा ये हो गया, तुम्हारा छोर छोरी नहीं है, तुम्हारे गवर्नमेंट नहीं चलाना आ रहा है, तुम्हें ये नहीं करना आ रहा है, और तुम्हारा राज हम करेंगे। तो लोग परेशान हो गए। ये तो सब काजेज जो ये जो मैंने कारण अभी बताए, ये लंबे टाइम के कारण थे। लेकिन उस समय के कुछ और भी कारण थे। और कारण, हाँ एक कारण और मैं भूल गया इसके अंदर, रिलीजियस काजेज, धार्मिक कारण। उस समय हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान की उस समय की आबादी वही थी, हिंदू और मुसलमान, ठीक है। क्योंकि अंग्रेज जो थे वो क्रिश्चियन थे, ईसाई धर्म को मानते थे, क्रिश्चियनिटी को मानते थे। तो जैसे ये अंग्रेज आए ना, तो इन्होंने धीरे धीरे अपने धर्म का प्रसार भी शुरू कर दिया था, धर्म का प्रचार और प्रसार, अपने धर्म को फैलाना शुरू किया था। तो जब यहाँ के कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने कहा कि साला यार ये तो इनका धर्म बढ़ा रहे हैं, अपना धर्म खतरे में जा रहा है। भाई जब ये लोग अपने, आपको पता है अगर आप वागड़ क्षेत्र के अंदर कभी जाओ तो आज भी चर्च बने हुए हैं उधर। आज हमारे यहाँ जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं ना, तो वागड़ यानी कि ये डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है ना, इसमें आप देखना कभी जाने का काम पड़े तो अधिकांश जो बिल्कुल ट्राइबल एरिया है वहाँ चर्च बनी हुई है। उधर से कोई बच्चा आता है तो उसके गले में देखना कभी कभी आपको क्रॉस का निशान दिखेगा, उसने माला पहन रखी होगी जिस पे क्रॉस होगा, ठीक है। साथ में वो पढ़ा होगा तो उस स्कूल में पढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि वो लालच देते थे उस समय गरीब लोगों को। ये जो क्रिश्चियन थे यानी कि जो अंग्रेज थे, वो लालच देके उनको कहते थे कि हम अगर आप ये धर्म, ईसाई धर्म स्वीकार कर लोगे तो हम आपसे पैसा भी नहीं लेंगे, टैक्स कम लेंगे, हम स्कूलों में आपको फ्री पढ़ाएंगे, आपको कोई दुख नहीं देंगे। इस तरह से लोगों में लालच देके अपने धर्म का प्रसार कर रहे थे। इससे दूसरे धर्म कमज़ोर पड़ रहे थे। तो लोगों ने सोचा यार साला तो हमारा धर्म कमज़ोर पड़ जाएगा, ठीक है। तो एक धार्मिक रीज़न भी था। ये सारे कारण तो थे। अब आता है इमीडिएट रीज़न, इमीडिएट कॉजेज, यानी कि तत्कालीन जो कारण है। ये तो सब 50 सालों से चले आ रहे थे, लंबे समय से चले आ रहे थे, जिनको लोग झेल रहे थे। लेकिन एक घटना ऐसी घटी जो उस समय का इमीडिएट कारण था, तत्कालीन कारण था। उस तत्कालीन कारण में क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी, सेना थी, वो सेना में नई तरह की बंदूकें लेके आए थे आर्मी के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने नई तरह की बंदूकें लॉन्च की और उन बंदूकों का नाम था एनफील्ड राइफल्स। उससे पहले बंदूकें चलती थी, ब्राउन बेस करके बंदूकें आती थी, तो वो चलती थी। उसके बाद में नई, बेटा फ़ोन पे बात कर लेते रहे, अगर आ रहा हो तो बात कर ले। तो उस समय जो बंदूकें चलती थी वो बंदूकें अलग टाइप की थी, यानी कि एनफील्ड राइफल चलती थी। अब उन राइफल में क्या होता था कि जो उनके कारतूस लगते थे, जो कार्टेज जिसको बोलते हैं, कार्टेज जो लगते थे, उस कार्टेज के ऊपर क्या होता था, गाय और सुअर,
मतलब काऊ और पिग्स की जो चर्बी का खोल चढ़ा हुआ होता था, ऐसा बोलते हैं, चर्बी का खोल चढ़ा हुआ होता था। अब उस चर्बी के खोल को दांत से हटाना पड़ता था। जो नई तरह की जो बंदूकें आई थी, उनको बंदूकों में पहले कारतूस भर के ऐसे ऐसे उठाना पड़ता था उसको, तब वो उसको मारते थे ना, तो उसके ऊपर वो उसको हटाने के लिए वो कारतूस जो होता था, उस कारतूस को हटाने, मुंह से कारतूस हटता था, उसका खोल ऊपर से हटाते, फिर उसको वो छोड़ते थे। तो जब ऐसा र्यूमर फैल गया, अब र्यूमर है या कितनी सच्चाई है उसमें, ऐसा सेना में एक र्यूमर फैल गया कि यार ये जो बंदूकें लेके आए ना, नए कारतूस कार्टेज जो है ना, इस कार्टेज के ऊपर सूअर और गाय की चर्बी लगी हुई है। अब ये बात जब हिंदुस्तान की आर्मी के अंदर पता चली, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भारतीय सैनिक थे उनमें पता चली कि भैया यार ये तो हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा तो ये दोनों नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि मुसलमान सैनिक भी थे और हिंदुस्तान भारतीय सैनिक भी थे। तो उन्होंने कहा ये तो यार हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है इससे। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं यार ये अब मामला गड़बड़ है। अब हम ये जो कारतूस जिसका प्रयोग हमें करना है, तो एक अचानक से इस तरह का एक रिवोल्ट होता है। मतलब उन जो मंगल पांडे करके एक पंडित जी थे, तो वो भाई साहब जा रहे थे सुबह सुबह और कहा कि साला ये अंग्रेज, वो भी सेना में ही था, है ना, तो उसने एक आदमी को मार दिया, जो अंग्रेज सेनापति, अंग्रेज का जो ऑफिसर था, अंग्रेज ऑफिसर को मार दिया उन्होंने। और वहाँ से इस क्रांति की आगाज़ होता है। अब इस क्रांति के कुछ कारण मैंने गिनाए, जिसमें तत्कालीन कारण भी था, गाय और सूअर की चर्बी लगे हुए कार्टेज का यूज़ करना, ये एक उसका इमीडिएट रीज़न था। इसके अलावा मैंने कुछ रीज़न और बताए। अब हम चलते हैं इसके इम्पैक्ट के ऊपर, प्रभाव के ऊपर, इसके इम्पैक्ट, उसके बाद इसके फेलियर को देखेंगे। आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, देखिए, रिवोल्ट ऑफ कजेज ऑफ नेचर एंड इम्पैक्ट, आगे हम ये मिट गया है कजेज ऑफ द फेलियर। इसके इम्पैक्ट क्या हुए? 1857 का जो रिवोल्ट हुआ ना, इसके कारण, अभी तो हमने कारण देखे, कॉजेज देखे, अब इसके प्रभाव देखेंगे, इम्पैक्ट क्या हुआ था, कॉन्सिक्वेंसेस कौन कौन सी थी। अब देखो, सबसे पहले तो आप मुझे बताओ कि एक आध प्रभाव को आप बताने की कोशिश करो। 1857 की जो क्रांति हुई ना, उसके क्या प्रभाव निकले, इम्पैक्ट क्या निकला? आर्मी, जो लोकल आर्मी थी उनके अगेंस्ट हो गई। हाँ, और देखिए सुनिए, 1857 की जो क्रांति थी ना, उस समय जब 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कैनिंग था। कौन था? कैनिंग। नाम सुना कभी? कैनिंग सुना? इससे पहले कौन था? कैनिंग से पहले अब बताऊंगे नहीं, आप लोगों को बताना है। कैनिंग से पहले कौन था? मैं बताऊंगा नहीं, आप मुझे बता दोगे। थोड़ा सा बोर्ड के ऊपर ध्यान दोगे तो आ जाएगा। बोर्ड पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन सिलेबस से आप निकाल सकते हो उसको। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो। मेरी बात झूठी जा रही है इसका मतलब तो नहीं। ये क्या है? हाँ, नहीं। ये क्या लिखा हुआ है? और ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या थी? कौन लाया था? मतलब चेतन है? और ये कौन लाया था? है? इतनी अच्छी उम्मीद से आपने, हाँ, इतनी अच्छी आशा तो आपसे नहीं थी कि इतना अच्छा जवाब देंगे आप। बहुत अच्छा जवाब दिया। डलहौजी, डलहौजी, अरे राम राम राम, डलहौजी था, है ना। और ये वेलेस्ली तो ये था सब्सिडरी अलायंस का। और वेलेस्ली ने जो बताया ना, ये देखो ना, मैंने यहाँ लिखा भी होगा, बिटा दिया मैंने, ये यहाँ थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, 1798 से 1805 दिख रहा है ना थोड़ा थोड़ा। और ये जो था इस समय वेलेस्ली था। और फिर मैंने आपको डलहौजी का बताया, और डलहौजी का बताया 14, आगे क्या लिखूं, क्या लिखूं आगे? 50। पक्का बोलो, यही था ना। और ये रिवोल्ट कब हुई? जस्ट एक साल बाद। यहाँ क्या लिखा हमने? कैनिंग। यानी कि कैनिंग से पहले कौन था? डलहौजी। कौन था? डलहौजी। आया समझ में? डलहौजी के लकड़ खराब थे, इसलिए इसको वापस भेज दिया।
और फिर नया आदमी बनाया गया हिंदुस्तान का गवर्नर, दैट इज द कैनिंग। इसका मतलब यह हुआ कि जब 1857 का क्रांति हुआ हिंदुस्तान के अंदर, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, ये कैनिंग था। अब इसके बाद में जब ये 1857 की क्रांति हुई ना, तो पूरे बहुत सारे लोगों ने इसको अलग अलग नाम दिया। कोई इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहता है, कोई सैनिक म्यूटिनी रिवोल्ट कहता है, इस तरह से अलग अलग फर्स्ट फ्रीडम फाइट स्ट्रगल कहते हैं, अलग अलग नाम से ये लोग जानते हैं। हम उनके ऊपर नहीं जाएंगे, हम ये बात करें, हम इसके इम्पैक्ट पढ़ रहे थे कि इसके प्रभाव क्या निकले। हम जानते हैं कि ये 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, उस समय हिंदुस्तान के अंदर रूल करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी थी। कौन थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन जैसे ये रिवोल्ट खत्म हुआ, कैनिंग को नया बनाया गया और इस रिवोल्ट को खत्म किया गया, बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को खत्म कर दिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान के अंदर रूल नहीं करेगी। क्या प्रभाव निकला? ईस्ट इंडिया कंपनी विल नॉट रूल द इंडिया। तो फिर कौन करेगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट करेगी। अब यहाँ की सत्ता ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई, ब्रिटिश ताज के हाथ में चली गई। और ब्रिटिश ताज का मतलब अब सीधा सा पार्लियामेंट के हाथ में, यानी कि अब हम वास्तव में गुलाम हो गए। हम क्या हो गए वास्तव में? क्या हो गए? पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी खाली गुलाम नहीं कह सकते, पहले वो व्यापार कर रही थी और हमारे में लकड़ नहीं थे जो हम उसके काम कर रहे थे। लेकिन अब तो पूरा एक फरमान निकल चुका है कि अब भारत के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी रूल नहीं करेगी, अब भारत के ऊपर ब्रिटिश ताज रूल करेगा। तो पहला प्रभाव क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया, रूल खत्म हो गया और एक नया शासन बन गया, और वो आ गया ब्रिटिश पार्लियामेंट का रूल, ताज का रूल। आया समझ में? नंबर एक। दूसरा आया कि जो पहले जो गवर्नर जनरल होते थे, जिसको हमने डलहौजी कहा, इससे पहले जितने भी लोग थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता था। लेकिन जैसे ये 1857 का रिवोल्ट खत्म हुआ, उसके बाद में इस गवर्नर जनरल शब्द को ही हटा दिया गया, डिक्शनरी में रखा ही नहीं, वायसराय कर दिया। क्या कर दिया? वायसराय। अब मुझे बताओ कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? कैनिंग था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। क्योंकि इसी के टाइम पर यही तो अंतिम था, और इसी को बाद में खत्म करके इसी को कहा कि अब आप वायसराय ऑफ इंडिया हो, वायसराय बना दिया, भारत का वायसराय बना दिया। ये प्रभाव हुआ। तीसरा प्रभाव, ये सब घटनाक्रम हुआ ना, इससे हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों की फेलियर का पता चल गया कि हिंदुस्तानियों में ज़्यादा लखन नहीं है। अगर लखन होते तो ये जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था ना, उसमें कितने लोगों ने भाग लिया था। झांसी अलग, वो दिल्ली का वो बादशाह